हेलो, नमस्ते। स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब मैं आपको सुनाऊंगी कहानी का तीसरा भाग। राशि की साधारणता और उसकी देशज भाषा। हद से ज़्यादा हिचकिचाहट के कारण राजन को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। राशि के साथ समस्या ये थी कि ऐसा कोई नहीं था जो उसे बताए कि समय और परिवेश के साथ प्राथमिकताएं और आचरण दोनों में बदलाव ज़रूरी है। राजन ने कभी प्रयास नहीं किया। राशि के माता पिता अपने धन के दम में इस मामले को सुलझाने की दिशा में ना बढ़कर हर बार अपने द्वारा दिए गए दहेज और राजन के परिवार की अतीत की दरिद्रता को लक्ष्य करते हुए राजन को नीचा दिखा देते। इससे राजन और राशि एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। अपने पिता के प्रभाव के वशीभूत राजन ने कभी स्वतंत्र होकर राशि से बात करने का प्रयास नहीं किया। सुरेश ने भी उसे ऐसा नहीं करने दिया, क्योंकि सुरेश एक भय से ग्रस्त था, कहीं राजन उसे दूर न हो जाए। सुरेश को हमेशा परिवार में अपने मुखिया के ओहदे की कद्र और उसका दम ज़्यादा था। सुमेधा और राजन के संबंध समय के साथ सीमाएं तोड़ते जा रहे थे। अब उनके मध्य कोई मर्यादा नहीं बची थी। वही राजन और राशि के मध्य दूरियां बढ़ती जा रही थी। बल्कि यदि कभी राशि और राजन के मध्य सहवास होता भी तो उस समय राजन के मस्तिष्क में सुमेधा ही होती थी। राजन और सुमेधा एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन राशि का राजन के जीवन में होना बड़ी समस्या थी। एक दिन सुमेधा राजन के घर आई तो उसके व्यवहार और सबसे बड़ी बात थी कि वो भी राजन के जितना ही कमा रही थी। इससे सुरेश और उसके राजन के प्रति संभावनाएं और भी बढ़ गई। सुमेधा जा चुकी थी। जब तक सुमेधा रही राजन बहुत खुश रहा, पर अब राजन ने पुनः वो मायूसी का लबादा ओढ़ लिया। ये राशि ने भी महसूस किया। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था। सुरेश ने पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। राजन एकदम से चौंक गया। सुरेश ने कहा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पापा जी। बेटा, तेरी जिंदगी मैंने बहुत जल्दबाजी में बर्बाद कर दी। ऐसा मत कहिए पापा जी। बेटा, थोड़ा रुक जाता तो सुमेधा जैसी लड़की मिलती तुझे, वो तेरे लिए सबसे अच्छी रहती। इस राशि ने तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। बेटा, तेरी माँ भी कह रही थी कि मुझे लगता है अब ऐसे और नहीं चलने वाला। तेरा और राशि का रिश्ता ठीक नहीं है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। राजन सुरेश का अपने दृष्टिकोण से अन्वेषण करता है। बेटा, जितना लंबा खींचेगे उतनी बर्बादी होगी। सुरेश ने एक मौन धारण किया और फिर बोला, देख बेटा, अगर सुमेधा जैसी लड़की अब तेरी जिंदगी में आ जाए तो घर बन जाएगा। राजन इस बात को सुनकर थोड़ा शक पका गया, तो सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब बड़ा हो गया है तू। ये कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर खुलकर बात कर लेनी चाहिए। राजन को कुछ हल्का महसूस हुआ। सुरेश ने राजन के मन की बात कही थी। राजन की कल्पनाओं में अब सुमेधा ही थी और वो वैसे भी दोनों अब हर मर्यादा को लाग कर एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। राजन ने एक हल्की सी हिचकिचाहट के साथ अपनी बात कही, लेकिन राशि का क्या पापा? बेटा, तुझे लगता है ये रिश्ता अब चल पाएगा? और तेरी जैसी बेइज्जती इसने की और इसके घर वालों ने तेरी और हमारी करी है, इसके बाद तू कहेगा तेरे और इसके बीच पति पत्नी जैसा कुछ बचा है? बेटा, अब भी समय है, दोनों तलाक लो और वो भी अपनी जिंदगी को नए तरीके से बनाए और तू भी। इसमें दोनों का भला है। इस बारे में राशि से बात कर। राजन भी यह चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अब उसमें हिम्मत आ गई थी। उसने निर्णय लिया कि वो इस संबंध में राशि से बात करेगा। राजन अतीत की यात्रा में ही खोया हुआ था, फिर गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह ही सुमेधा ने राजन से तैयार होकर चलने के लिए कहा। राजन ने भी बिना प्रतिरोध के सहमति जता दी। सुमेधा के पिता ने एक मनोचिकित्सक से समय लिया था,
पहली बार सुमिता के पिता को ज्ञात हुआ था कि सुमिता और राजन के जीवन में बहुत कुछ असामान्य चल रहा है। सुमिता और राजन मनोचिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंच गए। मेरठ में गिनती के मनोचिकित्सक थे। ये एक महिला थी और काफ़ी प्रसिद्ध भी थी। मनोचिकित्सक का क्लिनिक बेहद सुंदर है। राजन और सुमिता बाहर बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। भीतर से बुलावा आ गया। सुमिता राजन को बाहर ही बैठने को कहकर भीतर गई और लगभग आधे घंटे उस महिला चिकित्सक के साथ रही। इतने समय में सुमिता ने राजन की पूर्ण स्थिति से उसे अवगत कराया। पिता से जान पहचान होने के कारण वो चिकित्सक सुमिता को अतिरिक्त गंभीरता से ले रही थी और अतिरिक्त समय भी दे रही थी। सुमिता ने राजन के पहले विवाह से लेकर अब तक की समस्त स्थिति अपने दृष्टिकोण से समझा दी। महिला चिकित्सक जो 40 वर्षीय और गंभीर व्यक्तित्व की थी, उसने सुमिता से साफ शब्दों में कह दिया, देखिए, आपने मुझे जो जानकारी दी है वो अच्छी है और यूज़फुल है भी, लेकिन ये आपका व्यू है, जबकि मुझे सब्जेक्ट का व्यू भी देखना होगा। मुझे पेशेंट आपके पति से अकेले में बात करनी होगी। आपकी कोई आपत्ति तो नहीं? सुमिता ने एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिलाकर सहर्ष सहमति प्रदान की। चिकित्सक ने एक मोहक मुस्कान से सुमिता की सहमति का स्वागत किया और कहा, तो आप बाहर ही बैठिएगा। फिर उसने राजन को बुलाने का निर्देश अपने सहचर को दिया। राजन एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ था। चिकित्सक अपने किसी कार्य में व्यस्त थी और उस कार्य को करते हुए राजन से सामान्य बातचीत करती रही। यह क्रम लगभग 20 मिनट तक चला। चिकित्सक ने राजन को अपनी इन बातों से एकदम सामान्य कर दिया था। अब वो राजन के पास आई और राजन का अपना दृष्टि से अवलोकन करते हुए बोली, तो राजन जी, मुझसे तो आपका परिचय हो गया। राजन ने मुस्कान के साथ चिकित्सक को देखा, फिर वो चिकित्सक से बोला, अब कोशिश करके देखती हूँ आप खुद भी जान लो तुम क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से। राजन घबराकर उस आरामदायक कुर्सी से नीचे गिर गया। ये क्या? ये तो राशि है। एक बार फिर उसका अतीत उसके सामने था। राजन ने घबराते हुए उस महिला को देखा और जोर से चिल्लाया, राशि, तू? फिर वो और भी जोर से चीखा, पापा, सुमेधा, बचाओ। राजन इतनी जोर से चीखा कि बाहर भी आवाज़ें चली गई। सहचर भाग कर भीतर आया और पीछे पीछे सुमिता भी आ गई। राजन बुरी तरह से घबराया हुआ था। चिकित्सक भी उसकी इस हरकत से थोड़ा असामान्य हो गई थी। सुमिता ने राजन को आगे बढ़कर अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने लगी। तभी चिकित्सक के पीछे से राजन की पीठ पर हाथ रखते हुए उससे कहा, राजन सर। राजन सर ने झटके से उसका हाथ झटका और बस एक ही बात दोहराने लगा, चलो यहाँ से, चलो चलो। और इतना चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा। सुमिता भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। राजन आकर गाड़ी में सिमट कर बैठ गया। वो कांप रहा था। पार्किंग में खड़े एक दो लोगों ने जब उसे देखा तो उन्हें भी यह असामान्य लगा। सुमिता भी आकर गाड़ी में बैठ गई और काफ़ी समय तक उसे सामान्य करती रही। राजन अब शांत हो गया था, शायद सो गया था। पार्किंग पर और भी बहुत से लोग आए थे और चिकित्सक भी। लोगों ने सुमिता की मदद को निवेदन भी किया। चिकित्सक ने एक इंजेक्शन राजन को लगाया, वो शायद उसको आराम देने के लिए था। फिर उस चिकित्सक ने सुमिता से कहा, आपके साथ अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ। सुमिता ने कहा, नहीं, मैं ड्राइव कर लूँगी। चिकित्सक ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, इन्हें नींद आएगी, अब इन्हें आराम करने देना। सुमिता ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, ये हो क्या रहा है डॉक्टर? ये ठीक भी? चिकित्सक ने गंभीरता से कहा, ठीक हो जाएंगे, बट कंडीशन क्रिटिकल है। मुझे अलग तरीके से और लंबे समय तक इनका ट्रीटमेंट करना होगा। 2 दिन बाद आप लाइए इन्हें। फिर उसने कुछ दवाइयाँ दी और कहा,
ये अभी इन्हें दीजिए और सुबह शाम इससे नॉर्मल रहेंगे। फिर एक और रेपर सुमेधा को देते हुए कहा, यदि कभी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगे तो ये टेबलेट दे देना और फॉर फर्दर मेरा नंबर तुम्हारे पास ही है। सुमेधा ने दवाया समझते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फ़ोन करूँगी, प्लीज़ उठाइएगा। चिकित्सक ने सुमेधा के सर पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, आई विल अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू। सुमेधा घर पहुंच गई। इंजेक्शन ने असर किया था। राजन को गहरी नींद आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अतीत का चलचित्र चल रहा था। जब सुरेश से बात होने पर राजन ने राशि से तलाक के बारे में बात की थी तो राशि पर जैसे तुषारपात हो गया। वो रोने लगी और राजन से बोली, क्या इसीलिए कि शादी इस घर में डोली में आई हूँ और अर्थी पर ही जाऊंगी। राजन ने विनम्रता के साथ उसे समझाने की कोशिश की, देखो हम दोनों साथ रहेंगे, ना तुम खुश रहोगी ना मैं। अभी तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा और हम दोनों की ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। लेकिन राशि के लिए बेहद ही अजीब था। इसको स्वीकारने को वो किसी भी स्थिति में सहमत नहीं थी। पहले की भांति राशि ने यह बात अपने घर पर बताई और राशि का परिवार इकट्ठा होकर राजन के घर आ गया। उन्होंने राजन और राजन के परिवार पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए। इधर राजन के परिवार ने भी राशि पर बहुत सारे आरोप लगाए। मोहल्ले के लोगों ने दोनों पक्षों को बिठाकर बात की, तब भी दोनों तरफ से सत्य और असत्य आरोप प्रत्यारोप होते रहे। लेकिन राशि को तलाक देने की बात का समर्थन किसी ने नहीं किया। सुरेश इस विषय पर अब भी खुद को पिघला हुआ महसूस कर रहा था। सुरेश के भाई, जिनसे उसके पहले से ही संबंध अच्छे नहीं थे, उन्होंने भी सुरेश को गलत ठहराया और कहा, जब तो तुझे इतनी जल्दी हो रही कि परिवार में भी किसी से नहीं पूछा, अब भाई साल भर पीछे तो तलाक भी ले रहा। इस बहस में राशि ने सुमिता को लेकर भी राजन पर खुलकर आरोप लगा दिया। सुमिता और राजन के संबंध के प्रति राशि काफ़ी समय से आशंकित थी। इस विषय पर राजन ने खुद को गिरता हुआ पाया। दोनों पक्षों में सहमति बनाई गई और राशि और राजन दोनों को रिश्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। 2-3 दिन तक राशि और राजन के मध्य उस विवाद को लेकर तल्खियाँ रही। राजन ऊपर छत पर अकेला खड़ा था, विचार मग्न। तब पीछे से सुरेश आया। सुरेश को देखते ही राजन की आंखें पर नीली हो गई। सुरेश ने राजन को दिलासा देते हुए कहा, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, तू बस जैसे कहूँ वैसा करता रह। राजन, जिसकी सुमिता को लेकर सारी आशाएं खत्म हो गई थी, उसके भीतर अपने पिता की बात से एक बार फिर उम्मीद जाग गई। सुरेश ने कहा, देख तू इसके साथ नॉर्मल रह, इसे घुमा फिरा, रोज रोज बाहर ले जा, बाहर होटल रेस्टोरेंट में खाना खिला। हमारी इससे कोई बहस भी हो तो तू चुप रह। राजन ने कहा, इससे क्या होगा? सुरेश ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, बेटे सबको लगे कि हम गलत हैं, सबकी गलतफहमी हमें दूर करनी पड़ेगी। तभी नीचे से राशि आ गई तो सुरेश चुप हो गया और नीचे चला गया। राशि ने राजन के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई? देखो, मैं मानती हूँ कि आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं, पर मैं खुद को बदल लूँगी। जैसे आप कहोगे वैसे रहूँगी, अपनी भाषा भी सुधार लूँगी, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकती। फिर राशि की आंखों से एक अश्रुधारा बह निकली, जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू से पूछा और बोली, मैंने ये शादी कोई खेल समझकर नहीं की थी। मैं आपसे अलग होने की सोच भी नहीं सकती, और मेरी गलती क्या है? आप जैसे कहोगे वैसे रहूँगी। राजन को राशि की बातों से कोफ्त हो रही थी, लेकिन उसे सुरेश की बात याद आई तो इसके साथ नॉर्मल रह। सुरेश की पूरी बात तो राजन के समझ आई नहीं थी, क्योंकि राशि के आने से बात अधूरी रह गई थी। लेकिन राजन ने सुरेश के निर्देश को मानते हुए, न चाहते हुए भी, एक मुस्कान से राशि की बातों का अनुमोदन किया।
राशि को इससे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और वो माहौल को हल्का बनाने के लिए बोली, देखिए देखिए ना, आज तो मैं अपने देसी अंदाज में भी बात नहीं कर रही। फिर राशि ने अपना सर राजन की छाती से चिपका लिया और बोली, ठीक है, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय किया, लेकिन आगे की ज़िंदगी तो हमें गुजारनी है। मैंने खुद को पहचानने और समझने की कोशिश की है। फिर राशि ने गर्दन उठाकर राजन की आंखों में देखते हुए कहा, अब कोशिश करके देखती हूँ कि आप खुद को भी जान लो। आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी से? हम दोनों का ही फैसला करना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे चलानी है। राशि ने बहुत दृढ़ता भरी बातें कही थी, लेकिन राजन, जो राशि के संबंध में एक पूर्वाग्रह बना चुका था, राशि के साथ वो खुश नहीं रह सकता। उसे राशि की भावनाएं, उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। उस रात के अगले दिन जब राजन अपने ऑफिस में गया तो वहाँ सुरेश का फ़ोन आया राजन को। सुरेश ने कहा, कुछ बिजी तो नहीं हो? राजन ने कहा, नहीं पापा, बताओ। थोड़ा अलग हो, मैं तुझे बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है। राजन ने अपनी कुर्सी उठाकर बाहर अकेले में आ गया और बोला, हाँ पापा जी, अब बताओ। देख, ये राशि और इसके परिवार बहुत तेज हैं। ये तो इसे मानने को नहीं बेटा, उन्हें इस लड़की को तेरे से अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला, तो वो इसे तेरे ही गले में घेरे रखेंगे। राजन ने एक हुंकार भरी और सहमति जताई। सुरेश ने कहा, तो करना ये है कि जो हमें गलत ठहरा रहे हैं उनकी गलत फहमी हमें दूर करनी पड़ेगी। तू इसके साथ नॉर्मल रहे, लेकिन भाई हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो ये लड़े। जब ये काम रोज़ होगा तो सबको लगेगा कि राशि चैन से रहने वाली नहीं है। भाई सबको बताना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा कि राशि लड़ाकू बदतमीज़ लड़की है और कैरेक्टर लेस भी है। राजन ने कुछ नहीं कहा और सहमति में हुकार भरी। सुरेश ने फिर कहा, मेरी वकील से बात हुई है, इसकी कुछ लड़ते हुए और बदतमीजी करते हुए रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तभी राजन ने कहा, लेकिन अगर बदतमीजी ना की तो? उसके पापा ने कहा, तो बेटे करवानी पड़ेगी। तुझे मैं जैसा कहूँ वैसा करता रहे, बस मैं सब संभालूंगा। राजन ने सहमति जताते हुए फ़ोन काट दिया। राजन ने कभी या किसी भी विषय में अपने पिता से कोई असहमति प्रकट नहीं की थी। राजन के जीवन का हर निर्णय उसके पिता ही लेते थे। तंद्रावस्था में अतीत की इन यादों में खोए खोए राजन गहरी नींद में समा गया। अगले दिन राजन ऑफिस नहीं गया, बल्कि अपने कमरे में लेटा रहा। सुमेधा ऑफिस गई थी। शाम को जब सुमेधा वापस आई तो उसने देखा घर में पूजा पाठ हो रहा है। सुमेधा को सुरेश ने बैठने को कहा तो वो बैठ गई। राजन भी उस पूजा पाठ में बैठा हुआ था। एक कमरा जो स्टोर की तरह उपयोग किया जा रहा था, उसे खाली कर दिया गया था। वो तांत्रिक उस कमरे में कुछ खास अनुष्ठान कर रहा था। अपना अनुष्ठान पूर्ण करने के बाद पुजारी ने उस कमरे को बंद करके उस पर ताला लगवा दिया। कुछ खास अनुष्ठान उस ताले और दरवाजे पर भी किए। तांत्रिक ने उस अनुष्ठान के अंतिम चरण में परिवार को कुछ निर्देश देते हुए कहा, इस कमरे को कभी मत खोलना। ये जो इस दरवाजे पर यंत्र टांगे हैं, ये अभिमंत्रित यंत्र है, इन्हें बिल्कुल मत हटाना। मैंने उसकी आत्मा को इस कमरे में बंद कर दिया है, बाकी घर को भी कील दिया है। लेकिन सुरेश, तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो इस घर को। तांत्रिक अपना काम करके वापस चला गया और राजन वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। सुमेधा अपने कार्यों में लग गई और बाकी लोग भी। राजन उठकर घर की छत पर आ गया और घूमने लगा। छत पर एक हल्की रोशनी बल्ब जल रहा था, जिससे हल्का सा प्रकाश छत के आगे एक कोने में प्रकाशित किए हुए था। तभी सुमेधा ऊपर आई, राजन को प्यार से गले लगाया। राजन को सुमेधा का ये प्रेमालाप बहुत सुखद लगा। दोनों को जब से विवाह हुआ था तब से एक दूसरे के निकट आ भी नहीं पा रहे थे। राजन ने निराशा भरे स्वर में कहा, ये घर छोड़ना पड़ेगा। सुमेधा ने बड़े प्यार से राजन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने आपसे शादी की है, आपके घर से नहीं। ऐसे 1000 घर कुर्बान कर दूंगी आपके प्यार पर।
राजन ने ये शब्द सुनते ही सुमिता के चेहरे को देखा तो उसका हृदय मानो एकदम रुक गया, क्योंकि सुमिता नहीं, राशि उसे अपनी बाहों में जकड़े खड़ी थी। राजन ने स्वयं को उसकी जकड़ से दूर करने का प्रयास किया तो जैसे उसके हाथ पैर काम नहीं कर पा रहे थे। राशि मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मुझे एक घर नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है। राजन के हाथ पैर और समस्त शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वो एकदम से चिल्लाया, सुमेधा बचाओ। राजन इतनी तेज आवाज़ में चिल्लाया कि पड़ोसियों को भी उसकी आवाज़ आ गई थी। सुरेश और मंजू ऊपर आ गए। एक दो पड़ोसी भी आ गए। सुमेधा उसे संभालने और समझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजन डर से एक कोने में ज़मीन पर सिकुड़ कर बैठ गया। बस ये बोल रहा था, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ सुमेधा, और मेरी ज़िंदगी से भी। पड़ोसियों की मदद से राजन को नीचे उसके कमरे में लाकर लिटा दिया गया और मोहल्ले से एक चिकित्सक को बुलाकर जो इंजेक्शन मनोचिकित्सक ने दिया था वो लगवा दिया। राजन अभी भी बुदबुदाए जा रहा था, लेकिन उस दवाई का असर उस पर होना शुरू हो गया था। सुरेश ने सुमिता से पूछा, क्या हुआ था? सुमिता ने रुआंसी होकर कहा, कुछ भी तो नहीं। ऊपर अकेले खड़े थे तो मैं भी चली गई। बस यूं ही बातें कर रहे थे तो वो चिल्लाने लगे, इन्हें हर वक्त लगता है राशि इनके सामने खड़ी है। मंजू ने रोते हुए कहा, कल फिर बुलाओ बाबा जी को, कुछ करके जाएंगे। सुरेश ने एक झटकी देते हुए कहा, चुप कर, करवा दिया ना। राजन को उसके कमरे में लाकर मनोचिकित्सक की बताई दवा दे दी गई और राजन नींद के नशे में खोने लगा। नींद के नशे में वो पुनः अतीत की यादों में खो गया। इसके बाद राशि के साथ एक तरफ का प्रचंड शुरू हो गया। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। उसको उकसाया जाता था। फिर जब वो कुछ भी कहना शुरू करती तो सुरेश और मंजू घर से बाहर निकल जाते और चीखने चिल्लाने लगते कि देखो, हमारी बहू हमारे साथ मारपीट कर रही है या हमें घर से निकाल रही है। राशि को मोहल्ले वालों ने समझाना शुरू कर दिया, तू ये गलत कर रही है, सास ससुर भी तो माता पिता के समान हैं, अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। लेकिन राशि के कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब राजन ने भी राशि से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन कभी कभी सुरेश, मंजू और राजन एकदम से अत्यंत मधुरता से राशि से बात करने लगते थे। राशि के समझ नहीं आता था कि अब उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी। ये रिकॉर्डिंग वो इसलिए कर रहे थे ताकि दिखा सके कि राशि का कितना ख्याल रखते हैं। कभी कभी राशि के साथ खूब बदतमीजी की जाती, फिर कुछ समय पश्चात उसके साथ बेहद ही विनम्रता से पेश आने लगते थे। लेकिन राशि गुस्से में उल्टा सीधा कहती रहती। उन घटनाओं की योजनाबद्ध रूप से रिकॉर्डिंग की जाती थी, फिर सभी को वो दिखाई जाती थी। देखो, हम कितने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन राशि लगातार बदतमीजी करती रहती हैं। सुरेश, मंजू और राजन सब सुरेश की योजना के अनुसार काम कर रहे थे। राजन, सुरेश और मंजू के द्वारा उसे चरित्रहीन बताया जा रहा था। ये तीनों सफल भी हो रहे थे। इनके सभी पड़ोसियों को लगने लगा था राशि चरित्रहीन भी है और असभ्य भी। लोकल थाने में भी बात करके और कुछ पैसे दरोगा को देकर उसे अपने विश्वास में ले लिया गया था। कई बार पुलिस को बुलाकर राशि को महिला पुलिस से डांट लगवाई गई थी। राजन लगभग उसे रोज पीटने लगा था, लेकिन दुनिया को वो ये बोलता कि राशि उसके साथ मारपीट करती है। ये सारा षड्यंत्र सुरेश के दिमाग की उपज थी। राशि को भीतर ही भीतर मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था। उसको बदनाम भी किया जा रहा था। कई बार पुलिस को बुलाया गया और ये कहकर राशि ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। एक दिन राशि ने रात्रि के समय राजन को इस विषय पर बात करने का प्रयास किया। राजन अपने लैपटॉप पर कुछ कार्य कर रहा था। राशि ने राजन के पीछे से प्यार से उसके कंधों पर अपनी बाहों को पास बनाया और उसके सर को चूमा। राजन, जो एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठा था, उसने अपनी कुर्सी को घुमाकर बेहद ही रूखे अंदाज में राशि को पीछे हटाया और कहा, काम करने दो यार। राशि ने फिर राजन को अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से बोली, आपको लगता है मैं मम्मी पापा
जी को घर से निकालने के लिए कहूँगी। राजन ने रूखे अंदाज में कहा। क्या कहूँ? तुमने मेरा विश्वास ही तोड़ दिया है पूरी तरह। राशि ने प्रेमपूर्ण भाव से कहा। मैंने आपसे शादी की है, आपके घर से नहीं। ऐसे 1000 घर कुर्बान कर दूंगी आपके प्यार पर। मुझे ये घर नहीं चाहिए, बस आपकी ज़रूरत है। कहानी का चौथा भाग मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। धन्यवाद।